आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कि सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है। तो सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है। तो सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है। तो ऑप्शन ए में है पूर्वी, ऑप्शन बी में पश्चिमी, ऑप्शन सी में उत्तरी, ऑप्शन डी में दक्षिणी। तो सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तरी हिस्से में स्थित है। सहारा अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो सहारा अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लघु ज्वार भाटा होते हैं। तो लघु ज्वार भाटा होते हैं कैसे होते हैं। तो ऑप्शन ए में प्रबल, ऑप्शन बी में दुर्बल, ऑप्शन सी में मध्यम, ऑप्शन डी में है अत्यंत प्रबल। तो लघु ज्वार भाटा होते हैं तो कैसा होते हैं लघु ज्वार भाटा। तो लघु ज्वार भाटा जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दुर्बल होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दुर्बल। जो लघु ज्वार भाटा कैसे होते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दुर्बल होते हैं, दुर्बल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लघु ज्वार भाटा दुर्बल होते हैं, दुर्बल इसका आंसर हो जाएगा। तो यह जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के होते हैं तो लघु ज्वार भाटा, तभी लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। तो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। तो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। तो भारत माता प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। तो ऑप्शन ए में नंदलाल बोस, ऑप्शन बी में जैमिनी राय, ऑप्शन सी में अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी में है योगेंद्रनाथ टैगोर। तो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। तो किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। तो किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। तो ऑप्शन ए में है गुप्त वंश, ऑप्शन बी में कुषाण वंश, ऑप्शन सी में मौर्य वंश, ऑप्शन डी में है चालुक्य वंश। डी होगा यहाँ पर। तो किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुप्त काल इसका आंसर हो जाएगा। जो अजंता की गुफाएं गुप्त काल वंश के शासन के दौरान निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की सीपी सी सेल किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। क्वेश्चन है कि समुद्र की सीपी सी सेल किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। तो समुद्र की सीपी सी सेल किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। तो समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। तो ऑप्शन ए में विवर्तन, ऑप्शन बी में परिक्षेपण, ऑप्शन सी में ध्रुवण, ऑप्शन डी में है परावर्तन। तो समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। ध्रुवन के कारण समुद्र के सीपी या सी सेल जो ध्रुवन के कारण सुनहरी दिखाई देती है, चमकीली दिखाई देती है, सुनहरी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। जो समुद्र की सीपी सी सेल ध्रुवन के कारण सुनहरी दिखाई देती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी है। तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या होती है तो कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में अनेक, या ऑप्शन डी में है 0। तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 0 होती है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है। ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा। जो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है तो 0 होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मृदा क्षरण संरक्षण की जैव पद्धति है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। तो मृदा संरक्षण की जैव पद्धति कौन सी है। तो ऑप्शन ए में समोच्च कृषि, ऑप्शन बी में समोच्च वेदिकाकरण, ऑप्शन सी में अवनालिका नियंत्रण, ऑप्शन डी में है बेसिन लिस्टिंग। तो निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। तो मृदा संरक्षण की जैव पद्धति कौन सी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समोच्च कृषि। जो मृदा संरक्षण के लिए समोच्च कृषि महत्वपूर्ण होती है। मृदा संरक्षण के लिए समोच्च कृषि महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समोच्च कृषि इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो मृदा संरक्षण के लिए मृदा संरक्षण की जैव पद्धति समोच्च कृषि महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निक्षालन एवं ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है। तो निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है। क्वेश्चन है कि निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है। तो ऑप्शन ए में काली मृदा, ऑप्शन बी में लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी में लाल मिट्टी, ऑप्शन डी में है पहाड़ी मिट्टी। तो निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। जो निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा लेटराइट मिट्टी होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। जो निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी लेटराइट मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोटोन किसके मूलभूत इकाई या मात्रा है। तो क्वेश्चन है कि फोटोन किसके मूलभूत इकाई या मात्रा है। तो फोटोन किसके मूलभूत इकाई या मात्रा है। तो ऑप्शन ए में है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी में है विद्युत, ऑप्शन सी में चुंबकत्व, ऑप्शन डी में है प्रकाश। तो फोटोन किसके मूलभूत इकाई या मात्रा है। तो डी इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो फोटोन किसके मूलभूत इकाई या मात्रा है। तो ऑप्शन ए में गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी में विद्युत, ऑप्शन सी में चुंबकत्व, ऑप्शन डी में प्रकाश। तो फोटोन किसके मूलभूत इकाई या मात्रा है। तो प्रकाश की इकाई या मात्रा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। जो फोटोन किसके मूलभूत इकाई या मात्रा है तो प्रकाश की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। जो फोटोन प्रकाश की मूलभूत इकाई या मात्रा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट भी करें ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध
भिक्षु कौन थे? क्वेश्चन है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो ऑप्शन ए में है नागार्जुन, ऑप्शन बी में आनंद, ऑप्शन सी में असंग, ऑप्शन डी में है पद्म संभव, डी होगा। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। पद्म संभव ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पद्म संभव जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले पद्म संभव बौद्ध भिक्षु थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले कौन बौद्ध भिक्षु थे? तो पद्म संभव, इनका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि के लिए रबड़ का पौधा कहाँ से लाया जाता था? क्वेश्चन है कि भारत में कृषि के लिए रबड़ का पौधा कहाँ से लाया जाता था? तो भारत में कृषि के लिए रबड़ का पौधा कहाँ से लाया जाता था? तो ऑप्शन ए में है मलाया, ऑप्शन बी में ब्राज़ील, ऑप्शन सी में वेनेजुएला, ऑप्शन डी में इंडोनेशिया। तो भारत में कृषि के लिए रबड़ का पौधा कहाँ से लाया जाता था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्राज़ील से लाया जाता था। पहले जो भारत में कृषि के रबड़ का पौधा ब्राज़ील से लाया जाता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्राज़ील इसका आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि के लिए रबड़ का पौधा तो ब्राज़ील से लाया जाता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। जो रबड़ का पौधा कहाँ से लाया जाता था? तो ब्राज़ील से लाया जाता था भारत में कृषि के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? तो जोंक जो होता है मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? तो जोंक जो मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? तो ऑप्शन ए में मांस भक्षी, ऑप्शन बी में सर्वभक्षी, ऑप्शन सी में रक्त पिपासु, ऑप्शन डी में तृण भक्षी। तो जोंक जो होता है मवेशी या जानवरों पर अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो जोंक जो रक्त पिपासु इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रक्त पिपासु। जो जोंक जो जानवरों या मवेशियों पर अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो रक्त चूसता है, जो रक्त पिपासु इसका आंसर हो जाएगा। जो खून चूसता है जोंक जो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त पिपासु इसका आंसर हो जाएगा, रक्त पिपासु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में 3 प्रशासनिक विधिक 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 और न्यायिक की राजधानियां हैं? तो कौन सा देश है जो तीनों प्रशासनिक और विधिक और न्यायिक की राजधानियां हैं? तो कौन सा देश है जो तीनों की राजधानियां हैं? तो ऑप्शन ए में है चिली, ऑप्शन बी में मलेशिया, ऑप्शन सी में कनाडा, ऑप्शन डी में दक्षिण अफ्रीका। तो निम्नलिखित में से किस देश में तीन है जो प्रशासनिक विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? तो अलग अलग राजधानियां। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो दक्षिण अफ्रीका के 3 प्रशासनिक राजधानियां हैं, प्रशासनिक राजधानियां, विधायिक राजधानियां और न्यायिक राजधानियां भी हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका जो 3 प्रशासनिक राजधानियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को उच्चतम न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो ऑप्शन ए में अनुच्छेद 323 क्लॉज ए, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 329, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 343 क्लॉज सी, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 343 क्लॉज के।
तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णयों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 323 क्लॉज ए के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट के निर्णयों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 323 क्लॉज ए के अंतर्गत ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 323 क्लॉज ए के क्लॉज 1 के द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णयों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पशुओं को पशु महामारी रोग होता है, तो पशुओं को पशु महामारी रोग किसके द्वारा होता है? तो पशुओं को पशु महामारी रोग किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए में कीड़ों द्वारा, ऑप्शन बी में जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन सी में विषाणु वायरस द्वारा, ऑप्शन डी में प्रोटोजोआ द्वारा। तो पशुओं को पशु महामारी रोग होता है तो किसके द्वारा होता है? तो कीड़ों द्वारा, ऑप्शन बी में जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन सी में विषाणु या वायरस द्वारा, ऑप्शन डी में प्रोटोजोआ द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन विषाणु या वायरस द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा विषाणु या वायरस कहिए। तो पशुओं को पशु महामारी रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु या वायरस द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन पशु महामारी रोग होता है जो विषाणु या वायरस द्वारा होता है। पशुओं में कौन सी पशु महामारी रोग होता है? तो विषाणु या वायरस द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विषाणु या वायरस द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, फॉलो भी करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को, और सपोर्ट भी करें ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए काम कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और फॉलो भी करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।